धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी। उसी वजह से मैं आसानी से आपके सामने ये तमाम चीजें रख भी लेता हूं, वरना किसी भी देश की राजनीति पर बात करने से पहले वहां की भौगोलिक, आर्थिक और पता नहीं कैसी कैसी स्थितियां समझना बेहद जरूरी होता है। और इन तमाम चीजों पर एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नई गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कहाँ का टूर है सर? क्योंकि आपका फ्रेम तो बता रहा है आप कहीं दिल्ली से बाहर है। हाँ, मैं परसों ही आ गया था। कल हम लोग नहीं भी बना पाए थे और मैं हूँ चंडीगढ़ में। मेरे मित्र हैं उनके यहाँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और नेचुरली आया हूँ तो हमारा कुछ काम भी है, लोगों से मिलना भी है। हालांकि जबरदस्त बारिश हो रही है कल से, तो आज मैं निकला था, हल्का सा सब्जी मार्केट से घूम के वापस आ गया हूँ जी। बारिश पिछले साल से कुछ ज्यादा ही हो रही है और तबाही की बारिश हो रही है, लेकिन फर्क किसे पड़ रहा है? साहब अपना बुलेट में घूम रहे हैं और मन की बात कर रहे हैं। और अब तो वैसे भी आज से चाइना पहुंच चुके हैं, तो फिर से झूला झूलने जैसी बातें होंगी, फिर से याराने दोस्ताने वाली बातें होंगी, तो हम भी उन्हीं चीजों का जिक्र कर लेते हैं। एक तरफ खबर आई सर कि पुतिन जो है दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ उसी के साथ एक खबर और आ जाती है कि ट्रंप क्वाड में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो दावा कर रहा है वो ये, अब झूठ है सच है वहां बताइएगा, कि नरेंद्र मोदी ने नोबेल के लिए सिफारिश नहीं की। इस बात से ट्रंप गुस्से में है। पुतिन आ रहे हैं वो तो ठीक है, उनका प्लान था बहुत पहले से। और ट्रंप का शायद वो पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ था कि शायद वहां जाए ना भी जाए, अलग बात है, अभी फिक्स नहीं हो पाया है। और ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की नोबेल पीस प्राइज। लगता है कि इनका पूरा का पूरा जान है उसी में फंसा हुआ कि वह प्राइज मुझे लेना है, चूंकि कई 3-4 अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति ले चुके। हालांकि उन लोगों ने भी दुनिया भर में, जहां तक जघन्य अपराध की बात है, तख्ता पलट की बात है, अपनी सेना बेस के लोगों की मरवाने की बात है। ओबामा ने तो खैर ड्रोन्स का मैक्सिमम इस्तेमाल किया, दुनिया भर में जहां तहां मारने के लिए बच्चों औरतों को मरवाया। ये चार है, लेकिन भारत के साथ दुविधा ये है कि भारत यदि पीस प्राइज के लिए प्रपोज करता है ट्रंप का, तो उसका वह आधार ही खत्म हो जाता है जिसपे कहता है कि पाकिस्तान हमारे सामने झुक के आया था, रोता हुआ आया था कि युद्ध बंद कर। और कैसे इस आधार को खत्म करके कहे कि नहीं ट्रंप ने युद्ध रुकवाया था, और 4 दिन में जुड़ी हुई दोनों की हालत खराब हो गई थी। और एक दूसरा झूठ है जिसमें भारत को इससे तो कोई दिक्कत नहीं है कि अणु बम, परमाणु बम युद्ध शुरू होने वाला था। यह गलत बात है। तो ट्रंप की यह नाराजगी से ज्यादा नाराजगी है क्योंकि भारत जो चाह रहे हैं कि रूसी तेल पर उसको भी कुछ मुनाफा का हिस्सा दें, ना कि रूस को बंद करें मदद देना, बल्कि उनको मुनाफा का हिस्सा चाहिए। वो दादा है, उनको हफ्ता चाहिए या महीना कहे जो चाहिए वह देने से भारत इंकार कर रहा है। और भारत के सामने यह बड़ी दुविधा की चीज है कि वह ट्रंप के साथ जाए ना जाए। अमेरिकी पूंजी के साथ तो अभी है ही है, केवल कुछ डिफेंस ट्रीटमेंट में, डिफेंस एग्रीमेंट में कुछ परिवर्तन आया है, लाइक F-35 और सब। बाकी सब तो अंदर अंदर वही चल रहा है। हाँ, क्वाड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो पूरी की पूरी इस क्षेत्र में अमेरिका भारत के साथ मिलकर, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ, और दूसरे जो 5 है उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे जिसमें भारत नहीं है, अंग्रेजी बोलने वाले देशों का। उससे वह चीन को जो घेरने की कोशिश कर रहा है वह खटाई में जा रहा है। बल्कि कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से तो पहले भी भारत चीन के साथ बहुत जबरदस्त संबंध था। कितने भी आंखें दिखाएं या पटाखा ना खरीदे, भारतीयों कहते हैं टिकटॉक ना इस्तेमाल करे, लेकिन बाकी सारा कुछ हो रहा था चीन के साथ। और उसमें रूस का आना, यानी यह जो तीनों की तिकड़ी है वह वास्तव में साथ आती है। भारत आगे आने वाले समय में ना बदले, जिसमें मुझे संदेह है, बदलने की काफी संभावना है, क्योंकि केवल अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन उसके साथ है, इजराइल है। तो भारत का जो बेसिक अभी की स्थिति है, जो आधार बनता है उसकी, देश के अंदर की राजनीति, बाहर की राजनीति, उसमें बड़ा भूचाल आ जाएगा। और उसके आधार पर आरएसएस का टिका रहना
और उसके आधार पे अंबानी अदानी का राज करना भारत के पूरे जो भी हमारे पास संसाधन है, जितने भी जीडीपी बढ़ने के लिए, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, ट्रंप आए उनको मिले ना मिले, उनको तो खैर कहीं से भी पीस प्राइज नहीं मिलना चाहिए, एंटी पीस प्राइज कुछ हो तो वो मिलना चाहिए उनको, स्पेशली नेतान्याहू का साथ देने के लिए। लेकिन भारत के लिए अभी की वर्तमान सत्ता के लिए बड़ी मुश्किलात है, बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत की जनता का रास्ता इन सबसे बिल्कुल अलग है। जी, आपने अपनी पूरी बातचीत में जो कहा कि चाइना से हमारे संबंध थे, यानी कि आर्थिक तौर पे कितने भी हालात बिगड़ गए, धंधा जरूर जारी रहा, लाइट को पटाखों को लेकर जरूर बवाल होता रहा। क्या ये जो पीछे बैठे हुए धंधेबाज लोग हैं, पूंजीवादी जो बैठे हुए हैं, वो आज नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं ठीक है थोड़ा सा साइड करो ट्रंप को, उसके फोन मत उठाओ, उसके लिए सिफारिश मत करो, चाइना और रूस के करीब जाओ, हमारा धंधा यहां से ज्यादा बढ़िया चल रहा है? क्योंकि पीटर नवारो जो ट्रंप के आर्थिक सलाहकार हैं, वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले भारत के जो उद्योगपति हैं वो तेल खरीदते हैं रूस से कच्चा, उसको रिफाइन करके फिर एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में बेचते हैं, फिर उससे जो पैसा आता है वो पिछले दरवाजे से पुतिन के पास भेजते हैं, और पुतिन उस पैसे से यूक्रेन में जो है तबाही मचा रहे हैं। तो ये जो पूरा चक्र नवारो ने बताने की कोशिश की है, क्या उसी चक्र को मान लेते हैं चलाने वाले जो भारतीय उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उन्हीं के इशारे पर आज बदले बदले नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? वरना बगल में बैठा के ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था, आवाज भी नहीं निकली थी। देखिए, जहां तक पूंजी की बात है, बहुत ताकतवर है वह, पूरी राजनीति बदलता है, पूरी धार्मिक और जातीय समीकरण बदल देता है, वह देश और विदेश की नीति बदल देता है, अपने हिसाब करता है। उसका एकमात्र विरोधी है वह जो मजदूर वर्ग है, जिसके बिना पूंजी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। उसके श्रम का दोहन करके ही, चाहे हमारे पास कितना भी तेल का कारखाना हो या हम बाहर से मंगाएं, अंदर से लें, हमें श्रम का दोहन करना पड़ेगा। लेकिन हमें मतलब पूंजीपतियों को, लेकिन वह उनके दुश्मन भी है, क्योंकि यह श्रमिक वर्ग जो है पूरी दुनिया भर के, भारत के, वह पूंजीवाद को ही खत्म करना चाहते हैं, यानी पूंजी का आधार खत्म करना चाहते हैं। ये तो हुआ। ये जो आप बोल रहे हैं, जो सीनियर एडवाइजर हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड के, ट्रंप के बहुत जो करीबी हैं, पीटर नवारो, इनका अपना थेसिस आया है। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, 2-3 दिन से मीडिया पर छाया हुआ है कि क्या भारत तेल का संवर्धन करके, उसको अच्छे तरह से, क्रूड ऑयल का मतलब रिफाइंड करके, संवर्धन से अच्छा है रिफाइंड वर्ड का है, जैसे रिफाइंड तेल होता है, वो बेच रहा है। अब एशिया को नहीं बेच सकता भारत का कहना है कि एशिया किसी बेच सकते हैं कि हम बहुत सारा बंधन लग गया हमारे ऊपर, लाइक नॉर्थ कोरिया है वो, खैर वो तो झूठ बात है, जो हमें करना है वो कर रहे हैं। लेकिन अफ्रीका और यूरोप को बेच रहे हैं, तो यूरोप को बेच रहे हैं तो क्या अमेरिका भी ले रहा था? यह तो आज से 6 महीने पहले की खबर, अमेरिका भी ले रहा था अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, इसका हिस्सा क्या वो रूस को दे रहा है? तो इसका कोई मायने नहीं है। मान लीजिए कि शुरू का ही जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसी पर हम उस रेट पे, सस्ता होने के बावजूद भी उसको देते हैं, तो उसका हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, अपने देश में बेचते हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका कोई मतलब नहीं। वो जानबूझ के इसको ज्यादा हंगामा मचाने के लिए करें कि देखो भाई, भारत हमारे साथ कैसा बुरा बर्ताव कर रहा है और यूक्रेन में हत्याएं कर रहा है। हत्या से इतनी तुम्हारी गड़बड़ है तो गाजा में जाओ भाई, देखो, आंखें खोलो अपनी। तो भारत की पूंजीपतियों का जो भी एक ग्रुप है, उनका एक यूनिक मतलब स्पेशलिटी है बाहर के लोगों से, इनका अपना कार्टेल है, या कहूं तो डीप स्टेट जो है, वह उन्हें लग रहा है कि अभी जिस दर से हम मुनाफा कमा रहे हैं, भारत के अंदर में मुनाफा कमाने का जो था वह बहुत कमजोर पड़ गया। मोनोपोली प्राइसिंग जो है, कभी तेल का दाम बढ़ जाता है, कभी सरसों का दाम, कभी गेहूं का दाम, टमाटर का दाम और प्याज का दाम, इसमें पता नहीं बार बार बढ़ाते हैं। 20 रुपया से भी कम होना चाहिए, सडनली 80 रुपया होता है, तो 20-20 करते रहेंगे। लेकिन भारी मात्रा में मुनाफा तभी संभव है जो रूस से तेल खरीदें, चीन के साथ संबंध रखें, हम अपने सामान बेचें, और यूरोप भी इनको चाहिए। जो सामान हम बेच रहे हैं, अंबानी अदानी बेच रहे हैं, उसमें इजराइल भी चाहिए। इजराइल के मसला एकदम शांत है, हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि यह बड़ा ही एक अजीबोगरीब स्थिति है भारत के पूंजीवादी सत्ता के लिए, जो अभी है कि हम कहां करें। उनको अभी सही लग रहा कर रहे हैं। हां, मैं दोहराऊंगा कि हमारा रास्ता, यानी जो मेहनत का सवाम है, उसका रास्ता इनके रास्ते से बहुत अलग है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत कम शब्दों में आप बहुत ने बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी। और यहाँ एक सवाल मैं भी उठाना चाहता हूं कि इजराइल के इतने दबाव में है कि जब पूरी दुनिया कह रही है कि यूएनजीए का जो सालाना सम्मेलन होगा हम उसमें फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो भारत की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। हालांकि रूस और चाइना भी खामोश है। पर देखते हैं कि एससीओ की मीटिंग में गाजा का मुद्दा उठ पाता है या नहीं उठ पाता है। वैसे मीटिंगें होना शुरू हो चुकी हैं और कल तक जाकर बहुत चीजें सामने आएंगी। जब आप हमारे शाम को बुलेटिन देख रहे होंगे तो हो सकता है कुछ और अपडेट आ गए हों, उसके लिए हम माफी चाहते हैं क्योंकि हम लाइव मीडिया नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंडोनेशिया में बवाल शुरू हुआ था सरकार के खिलाफ। पुलिस की वैन से एक लड़का मर गया। अब उसके बाद तो लोग संसद में घुस के बवाल काट रहे हैं। कई लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं। लगता है सत्ता उखाड़ के ही फेंकेंगे लोग। बवाल का आधार था जिसकी हमने चर्चा की थी कि यहाँ के जितने एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको $3,500 प्रति माह दिया जाएगा ताकि तुम बेहतर घर में किराया ले सको या रह सको, झाड़ फानूस लगा सको, गार्ड लगा सको। इससे वहां की जनता बहुत नाराज है। कहते हैं कि ऐसे भी क्राइम एंड करप्शन बहुत ज्यादा था, इनकी रोजगार खत्म हो रही है, महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इतने मस्ती कर रहे हो। ये हमारे भारत की जनता को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए और निश्चित रूप से इसका विरोध करना चाहिए जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिले कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं, किस तरह के ऐशो आराम की जिंदगी में रह रहे हैं। चाहे जुडिशरी का हेड हो, पुलिस का हेड हो, यदि ना भी घूस ले तब करते हैं। और उसके बाद से आपने सही बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक बेचारा ड्राइवर था वो मारा गया। इसके बाद से वहां के 3 प्रमुख राज्यों में भयानक वो हो गया, यहां तक कि हो गया कि इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सर, जो आ रहे थे एससीओ में, जी चीन आ रहे थे, राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति जो चीन आ रहे थे, उन्हें कैंसिल करना पड़ा और उन्होंने चीन से माफी मांगी है कि हमारे यहां की स्थिति खराब हो रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। चीन ने अपनी तरफ से, देखिए क्या बदमाशी है चीन की, जनता के साथ भले ही आप ना हो, उनके खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसको दबाने के लिए उन्होंने अपना टिकटॉक बंद कर दिया वहां पे। गजब। जी। वैसे लिपू लेक को लेकर क्यों बवाल मचा रहा है नेपाल, जबकि भारत और चाइना कह रहे हैं कि साहब हम तो लिपू लेक को व्यापार मार्ग बना देंगे। लिपू लेक जो है वहां का काला पानी जगह है और वहां से व्यापार के पहले भी जो वहां पे मानसरोवर लेक और वो दो वो है क्या उसको कैलाश पर्वत दिखते हैं, दूर से दिखते हैं। मैंने उस क्षेत्र में चूंकि फ्लाइंग किया है अपने ही इंडिया के बॉर्डर से, तो वो सब जगह दिखते हैं। और वो जो नदी आती है महाकाली नदी कहते हैं, शायद हम केवल काली नदी कहते हैं, जो एक ही चीज है। और 19वीं शताब्दी में 1816 में एक सुगुवाली ट्रीटी हुआ था नेपाल और भारत के बीच में। उस समय जो भी भारत का था, हम ब्रिटेन के अधीन थे। उसके अंदर में महाकाली नदी के जो भी पूर्व में आता है वो नीचे तक आके एक दाराचूला नामक गांव है। और दाराचूला वैसे 2 है, एक नेपाल में, वो नेपाल का जो हमारे में हमारे है, लेकिन नेपाल का उसे ओली जी जब आए थे, जी मैं जानबूझ से कह रहा हूं कि वहां के प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्होंने कहा, वैसे मैं आपको रोकते हुए ये बता दूं सर कि लॉरेंस बिश्नोई जो कितना बड़ा गैंगस्टर है, पुलिस वाले उसको साहब कह के संबोधित कर रहे हैं। हम तो एक प्रधानमंत्री जो चुना हुआ है उसके नाम में जी लगा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो उन्होंने दावा किया था, एक्चुअली जो मैं कहने जा रहा था इसीलिए जी लगाया था, दावा किया कि वही नाम है इसलिए हमारे देश का होना चाहिए। ये गलत दावा है उनका, क्योंकि नदी जा रहा है, नदी कुछ तरफ तुम इस तरफ है। लेकिन यहां पे जो जगह है, 2-3 जगह जो है, जिसका आपने लिपू लेक कहा और काला पानी मैंने बताया, उसके पहले एक अच्छा खासा हेलीपैड है और उस क्षेत्र से लोग जाते हैं वहां दर्शन के लिए, जिसकी मैंने चर्चा की। ये पर्वत और वो जो मानसरोवर लेक है बड़ा खूबसूरत है। अब वहां पे क्या मतलब दैविक चीजें हैं नहीं है वो बात अलग है, कुछ है नहीं। लेकिन अब उसके थ्रू जो भारत और चीन के बीच में बढ़ता संबंध आ रहा है, उसके थ्रू व्यापार करेंगे। वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक तरह से प्रतीकात्मक होगा, क्योंकि उस पे आप रोड उतना है नहीं, कुछ कम सामान लाएंगे वहां से, भारत लाने में इतना महंगा पड़ जाएगा वो लंबा, और वह नेपाल के बॉर्डर से होते हुए समझने के लिए हमारी जनता को बनबासा जगह और उसके नीचे हमारा बरेली, यानी बरेली के ऊपर से होते हुए सारा नेपाल में वहां तक ये चला जाता है। तो इस पर नेपाल ने कहा है कि वो हमारा है और तुम उसके थ्रू कैसे करते हो। चीन से कहा है कि भाई इसे हमारा साथ दो। चीन कहता है कि हम
चाहते हैं कि इसका निपटारा हो जाए, नेपाल के साथ है, लेकिन तुम दोनों का अंदरूनी मामला है। चीन इस छोटी सी चीज के लिए भारत से बढ़ते आर्थिक जो ट्रेड हो रहा है उसको वह खतरे में नहीं डालना चाहता है। चीन बहुत खुश है अभी फिलहाल की जो घटनाएं जियो पॉलिटिक्स घट रही है इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का वहां पे क्या होता है, क्या आमना सामना होता है भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, और उसमें चाइना और रूस किस तरीके की भूमिका निभाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने खुल्लम खुल्ला, और कल तो हमारे एक जो सेना के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी बाकायदा इस पर बयान जारी किया है। क्या सरकार इस पर बात करेगी, या हिम्मत है बात करने की कि तुमने इस तरीके से पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? बहुत सारे और सवाल हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों की तरफ। यमन में जो प्रधानमंत्री थे उनको भी मार डाला सर इसराइल ने, और उनकी कैबिनेट को भी मार डाला है। यमन ने यानी कि हूथियों ने इस बात की पुष्टि कर दी और बदला लेने का दावा किया है। मेरा सवाल यह है कि जहां चाहता है, जिसको चाहता है उसे मारता है इसराइल, चाहे लेबनान में उसने हसन नसरुल्लाह को मारा हो, चाहे ईरान में जाकर ईरान के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मारा हो, चाहे उसने गाजा के अंदर याहिया सिंवार और उनके भाई मोहम्मद सिंवार और इस्माइल हानिया को तो तेहरान में ही मारा। वो जहां चाहता है मारता है। ये लोग मारते हैं तो किसी उनके बड़े पुलिस अधिकारी की या सेना के अधिकारी की टांग भी नहीं टूटती। मंत्रियों का मरना तो बहुत बड़ी बात है। मैं इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरिया जब उनकी बातचीत हुई थी ईरान और इन लोगों से, तो उन्होंने सलाह दी थी, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सलाह दी थी कि डिसीजन मेकिंग सेंटर को क्यों छोड़ते हो तुम लोग, यानी निर्णय लेने वाले जो अधिकारी या नेता हैं उनको क्यों छोड़ते हो? वह उसमें शामिल हैं उस देश के अपराध में, सैनिकों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका क्योंकि वही आदेश दे रहे हैं। इजराइल वहां कहीं बाज नहीं आता, जैसे आपने पूरी कहानी बता दी, दोहराने की जरूरत नहीं है। वही चीज यूक्रेन भी बाज नहीं आता, जहां भी मौका मिलता है इनके राजनयिकों को, इनके पुलिस बड़े बड़े अधिकारियों को, इन सबको रूस के अंदर जाके यहां तक कि टेररिस्ट अटैक करके भी मारता है, जिसका पूरे के पूरे वेस्टर्न मीडिया वाहवाही करती, प्रशंसा करती है। तो यहां पे ये लोग क्यों? यदि ताकत नहीं तो बात अलग है, लेकिन यदि वास्तव में तुम्हारी ताकत बनती है, जैसे ईरान ने जब आक्रमण किए थे, काउंटर अटैक किया था, मिसाइल और ड्रोन किया था, तो यहां के डिसीजन मेकिंग सेंटर पे क्यों नहीं अटैक किया था? हमें नॉर्थ कोरिया के इस महत्वपूर्ण लेसन को बार बार अपने अंदर समझना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए कि कहां तक जरूरी है, नहीं है। और मेरे समझ से मैं सिविलियंस को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन अधिकारियों, उन नेताओं को मारने की बात कर रहे हैं जो कि जन हत्याएं, जनसंहार करवा रहे हैं, और हमारे ऐसे नेता को मार रहे हैं। तो हमें भी बदला के रूप नहीं बल्कि उनको कमजोर करने के लिए और वहां भी उसी के हिसाब से बराबर करने के लिए करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जंग है तो जंग को जंग के तरीके से लड़ोगे ना। दूसरा तुम्हारे पे गोली चला रहा है और तुम उसे सिर्फ डंडा दिखा रहे हो, मार भी नहीं रहे हो डंडे को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के तथाकथित राष्ट्रपति महमूद अब्बास से जुड़ी भी। वो जाना चाहता है यूएनजे की मीटिंग में जो अगले महीने होने वाली है और जिसमें फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो रही है, उसका शामिल होना जरूरी बताया जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने कहा नो एंट्री। ये वैसे हमें पता है अमेरिका हर तथाकथित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम है उसको नहीं मानता। तभी तक मानता है जब तक उसके पक्ष में है, और जब विपक्ष नहीं मानता है और अमेरिका के विरोध में जाता है तो अमेरिका हंगामा चाहता है कि देखो अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं मान रहा है। जहां तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और बाकी लोगों की है, 50 लोगों की उसने कर दी है, तो शुरुआती दौर में ही जब यूएनओ बना था तो साफ था कि इस मीटिंग के लिए अमेरिका को वीजा इशू करना है। जब पीए ने यूएनओ को भेजा कि ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अमेरिका से पूछ के कर लेंगे। क्या कर लेंगे मुझे नहीं पता, हो सकता दबाव पड़े तो आना भी जाए, लेकिन आप इस तरह नहीं रोक सकते। मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को लगता है कि उनका आना जरूरी है, शारीरिक रूप से नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनकी बात को सुने। क्योंकि अमेरिका कहता है कि ये लोग टेररिस्ट और टेररिस्ट सबका साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं। जो भी हो, यह लोग, मान लेता हूं कि पिछले कई वर्षों से चुनाव नहीं हुई है, ये जनता के सही प्रतिनिधि है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इनसे ज्यादा प्रतिनिधि तो पूरे गाजा पट्टी में हमास है, क्योंकि चुनाव लड़ के आया और वो कर रहा है। वह सारा राजनीतिक आर्थिक वहां की परिस्थितियां देखता था, हाल फिलहाल में भी जो संभव है वो कर रहा है। लेकिन ये लोग जो भी हैं, जैसे भी हो, वहां के रिप्रेजेंटेटिव बाकी हर चीज के लिए मानते हो, यहां पे कहते हो ना है, यह गलत है।
जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे यहाँ ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि लगता है चमचागिरी में कोई कमी रह गई है। ट्रंप और चमचागिरी करवाना चाहते हैं, उनका यही स्टाइल है कि पहले हड़काओ फिर झुका के अपना काम निकालो। और गाजा को लेकर हाल फिलहाल में उन्होंने अपने दामाद और जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं टोनी ब्लेयर के साथ व्हाइट हाउस में एक मीटिंग की है, जिसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। क्या पैलेस्टाइन अथॉरिटी को हटाकर जैसे जीएचएफ लाया गया गाजा में, वैसे कोई और संगठन लाने की कोशिश की जा रही है क्या? ये भी एक सवाल हो सकता है, उस पर आगे बात करने की कोशिश करेंगे कभी। लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईडीएफ के कई फौजियों को एक ही धमाके में मौत के घाट उतार डाला। एक को आमने सामने मार डाला, चार को उठाकर जो है ले गए बंधक बनाकर, जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस वाले हैं। मैं मरने मारने पे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं बात यह समझना चाहता हूं सर, 2 साल हो गए, जिस तरीके के हालात गाजा में है, अकाल जैसी स्थिति है, अगर हमास आज भी लड़ रहा है तो शाबाशी तो देना बनता है सर। शाबाशी तो है ही है। दूसरी चीज, इसका जो असर है अमेरिका की जनता को भी समझना चाहिए, और इजराइल की तो खैर जनता समझ रही है, युद्ध का विरोध कर रही है, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में सड़क पर फिर से आना शुरू हो गया। पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। और उनका जो पोजीशन है वो वर्ल्ड मीडिया में, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया में कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। भारत की मीडिया में नहीं दिखा रही है, क्योंकि वह प्रो जायोनिस्ट एक्टिविटीज ही दिखाती है, उसके खिलाफ नहीं दिखाती है। और यह दिखाता है कि किस तरह इनके डिसीजन मेकिंग सेंटर को बर्बाद करने के बावजूद भी, जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, हुतीज है, इन लोगों ने सीखा है कि भाई एक ही हमारा नेता हो, मर जाएगा तो क्या होगा। जैसे इंदिरा गांधी मर जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इंदिरा इंडिया बन चुकी थी, इंदिरा बन चुकी थी। वही हालत अभी इन लोगों ने भी नरेंद्र मोदी के साथ कर रखा है। इन लोगों ने सीखा है कि भाई तुम यूनिट अलग अलग करके इंडिपेंडेंट होके हमारा संपर्क जहां पॉसिबल हो करेंगे, लेकिन लड़ेंगे। और दूसरा खबर यह भी है कि हमास के जो कार्यकर्ता है, जो लड़ने वाले, साधारण तो अलग है, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ा है। लोग उसमें जुड़े हैं कि मरने से अच्छा है कुछ इजरायलियों को मारा जाए। और अंतिम बात जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि इजरायली सेना में काफी भारी दहशत है, और 1,000 से अधिक कम से कम ऑफिशियली मारे गए हैं, 2-3 हजार घायल हैं। लेकिन जो डिजर्शन हो रहा है, भाग रहे भगोड़े जो हैं, उनकी संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। कोई उसका सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पेशल रिजर्व वगैरह को मिल जाए तो 4-5 हजार ऐसे इजरायली सैनिक जो होने वाले हैं या है, या जिनको वापस आना था छुट्टी के बाद से, इलाज करने के बाद से, वो गायब हो गए, नहीं आ रहे। जी। एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं यहां पे सर। 2 साल बाद भी ठीक है हमास लड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके की मानसिकता सोच के साथ नेतन्याहू काम करना चाहता है गाजा में कि एक एक हमास के बंदे को निपटा दूंगा, या तो वो सब हथियार डाल दें, लड़ते रहो ऐसे तो सालों साल चलता रहेगा, रुकेगा तो है नहीं ये सिलसिला। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, अनलेस ये अमेरिकी डीप स्टेट को समझ में आए। ट्रंप भी उसी का साथ देंगे या थोड़ा मोड़ा अंतर होगा कि भाई इस लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि यह वियतनाम से भी ज्यादा बुरा होने वाला है, और अफगानिस्तान में जो आपने झेला यह चीज यहां होने वाला है। क्योंकि पैलेस्टीनियन जेनेटिक जो है अब इस तरह का हो रखा है कि भाई वह बुरी तरह घृणा करते हैं जानवरवाद से, उस हद तक कि डरते नहीं है, बल्कि वो लड़ने के लिए तैयार है। आप बच्चों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, लेकिन वह भी जहां तक संभव हो पा रहा है वह लड़ने के लिए तैयार है। मरो या मारो एकमात्र है, गांधी वाला नहीं, वहां का आर्म्स ऑफ नेशंस के साथ। और वह वेस्ट बैंक में भी दिखा, इस जेरूसलम में भी दिखा, और पूरी दुनिया में जितना भी हंगामा हो रहा है उसका असर पड़ेगा। हाँ, ईरानी रेसिस्टेंस में कहीं ना कहीं उनको अंदाजा नहीं था कि लड़ाई इतने समय तक चलेगा, इसलिए उनका स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं से सफल होता हुआ नजर नहीं आया। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शायद उनको अंदाजा नहीं था और उन्होंने उतनी लंबी प्लानिंग नहीं की थी। तुर्की ने जिस तरीके से आर्थिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया इसराइल से, और ब्रिटेन ने कहा कि हम अपने यहाँ आर्म्स एग्जीबिशन में इसराइल को नहीं आने देंगे, क्या आपको लगता है बस ऐसा करके खाना पूर्ति हो गई? तुर्की की कहानी देखिए, आज से 20 साल से पहले से ही तुर्की का आर्थिक संबंध था 5, 5.5 या 6 बिलियन डॉलर के बराबर उनका इजराइल के साथ रहा। अभी उन्होंने कहा है कि भाई हम सब तरह के संबंध खत्म कर देंगे। बाद में पता चला कि वो कह रहे हैं कि केवल वैसे ही हवाई जहाज तुर्की से नहीं जाएंगे इजराइल जिसमें आर्म्स ऑफ नेशंस है। आप कैसे चेक करते हैं ना करते हैं बात अलग है, लेकिन सिविल जहाज आ जा रहे हैं। पोर्ट से भी कहते हैं कि वैसे ही जो आर्म्स ऑफ नेशंस है
कोई चेक नहीं कर रहा, वह भी आ जा रहे हैं। इसलिए तुर्की आज एक गिरगिट का वह रूप ले चुका है, भयानक रूप से, जिससे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वह बड़ा घिनौना रूप में वो आ गया है। वह अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए कुछ भी कर रहा है, आर्म्स ऑपरेशन जहां भी पॉसिबल है वहां दे रहा है। चुपके चुपके वह इसराइल को पूरी मदद कर रहा है, बिना ये सोचे समझे कि जो ग्रेटर इसराइल के जो बनने जा रहा है उसमें तुर्की जो है सो बिल्कुल हाशिए में आ जाएगा। और जनता को भी उसने बुरी तरह से तोड़ रखा, उनकी एकता का। तुर्की कभी बड़ा ही अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था पूरे इस्लामिक अरब वर्ल्ड में, वहां पे उसको उसने बर्बाद कर दिया है। जी, जो चाइना में हो रहा है सर, इस वक्त 20 के करीब देश जुट रहे हैं, भारत है, चाइना है, रशिया है, उसको लेकर क्या सोच रहे होंगे ट्रंप? एक तो ये, दूसरा उस दौर में क्या सोच रहे होंगे जब उनको वहां की अदालत कह रही है कि भाई तुम इस तरीके से टैरिफ वॉर नहीं कर सकते हो। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर निचली अदालत ने तुरंत जो है उनके किसी आदेश पर रोक भी नहीं लगाई है। तो इन स्थिति में क्या ट्रंप अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं? क्या होगा? देखिए, ट्रंप अलग थलग होने के बावजूद ये मल्टी डायरेक्शनल पॉलिटिक्स है। कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट मान के चलते हैं कि उसने स्टे कर दिया, तो ट्रंप का कुछ अपना पावर है एज ए प्रेसिडेंट समथिंग। अभी तक अक्टूबर के लिए कोई रोक नहीं है, उसके बाद से चलता रहेगा, वह चीजें करते रहेंगे। अपने कंपनी को भी डायरेक्ट आदेश देंगे कि वहां से मत खरीदो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ऑफिशियल टैरिफ ना होने के बावजूद भी अनऑफिशियल टैरिफ हो सकता है, एक तो यह है। दूसरा, उनका यूरोपियन यूनियन नेटो के साथ जो संबंध है, इस सब टैरिफ के बावजूद वह इतने झुक चुके हैं कि उनका रीढ़ पीठ का वो खत्म हो चुका है। वो सीधे खड़े नहीं हो सकते ट्रंप अमेरिका के सामने। पूरा का पूरा नेटो, यूरोपियन यूनियन, और उसके साथ साथ थोड़े बड़े रूप में जापान, साउथ कोरिया तो लग रहा है थोड़ा विद्रोह कर रहा है, लेकिन जो भी हो, कनाडा वगैरह उसी पर आश्रित है। हालांकि हमारे कुछ लोग जो प्रो रिजीम है आज के, उसके पक्ष वाले हैं, वह बड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ट्रंप को बड़ा गड़बड़ हो रहा है, आर्थिक रूप से कष्ट हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है। अबे यार, वह तो ठीक है, तुम खुद के यहां देखो ना यार, दूसरे के तुम फटी में झांक रहे हो, अपना फटा नहीं देख रहे हो कि क्या हालत हो रखा है। तो एक तो यह हुआ ट्रंप की स्थिति। जहां तक एससीओ की बात है, वह ब्रिक्स के साथ पैरेलल काम कर रहा है, और एससीओ ज्यादा मजबूत है ब्रिक्स से पॉलिटिकली। देखिए, केवल इकोनॉमिकली आज होने का मतलब नहीं है, यानी पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसे हम समझते हैं, कोई भी मार्क्सवादी कहता है केवल इकोनॉमी की बात नहीं करते, हम पॉलिटिकल इकोनॉमी करते हैं। यानी प्रोडक्शन सर्विसेज पैदा करने से लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन तक, वर्ल्ड मार्केट में जबरदस्ती जाना, लूटना, यह परिवर्तन हो रहा है, और बड़ा जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। भले ही भारत इसमें लंबे समय तक के लिए इस जो नया रास्ता जो उसने ढूंढा है ना रहे, वो फिर से झुक जाए अमेरिका और इजराइल और यूके और यूरोपियन यूनियन प्रति कहना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के लिए यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और वह जो कोशिश कर रहे हैं कि लड़के दबाव डाल के कर लेंगे, कि दबाव डालो, दोस्ती करो, उनके यहां सत्ता बदलो, वह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जी ठीक है, एससीओ से क्या निकलेगा वो देखेंगे, लेकिन इसी के साथ एक सवाल जोड़कर क्या और नहीं देखा जाना चाहिए सर? पुतिन ने अलास्का में मीटिंग के पुतिन से अलास्का में मीटिंग करने के बाद ट्रंप ने दावा किया कि मैं ज़ेलेंस्की और पुतिन को बैठाऊंगा। अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो ये तमाम जो चीजें घट रही हैं, इससे तो इमेज डाउन ही हो रही है ना ट्रंप की। जो उनकी लोकप्रियता है वो देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में भी खत्म हो रही है। वह तो है, वह तो बिल्कुल है। थोड़े समय के लिए बढ़ा था, 30 से 35% है। आज चुनाव हो तो उनको 40% से अधिक वोट नहीं मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर से डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, चाहे जो भी उनकी तरफ से लड़े, अंतर नहीं पड़ता है। और जबरदस्त शतरंज की बिसात लगी पड़ी है, जनता उसमें लुट रही है। पुतिन ट्रंप मिल रहे हैं, हो सकता है पुतिन ट्रंप और उसका जेलेंस्की भी मिल जाए। इधर जो है एससीओ में भारत जितना भी ना नुकुर करे, अंततः उसमें व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दूसरे लोग भी आएंगे, सब मिल रहे हैं, पूरी कोशिश हो रही है। और यह दुनिया में बड़े बड़े वित्तपतियों, पूंजीपतियों, जिसको ओलिगार्क्स कहते हैं, छोटे मोटे नहीं, एक अब तो करोड़पति तो खत्म हो जाए। करोड़पति तो हम भी, हमारा एक फ्लैट है वो 1.5 करोड़ का हो जाता है दिल्ली में, तो करोड़पति हम भी हो गए। अरबपति का भी कोई मालूम मायने नहीं, खरबपति है, जिसमें ट्रंप खुद है, एलॉन मस्क है, दूसरे वैसे 30-35 लोग हैं। वैसे रशिया में कुछ है, चाइना में बहुत ज्यादा है। चाइना वैसे लोग जो कह रहे हैं कि चाइना एक समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो भी है, कंट्री है, जैसे नाम देख रहे हैं उसका सर।
जी जी, तो ये सब निश्चित रूप से बकवास है। और स्थिति जो है, ये लोग इतने मुक्त हो गए हैं कि चूंकि हमारी ताकत कम हो गई है, इसलिए बेफिक्र होकर कि इनके पीछे क्या हो रहा है, ये लोग खुलेआम लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, और जनता और पिस रही और लुट रही है। और यह ऐसी स्थिति है जो बार बार हम लिखते हैं, अभी सवाल उठाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। तो इसका जवाब एक दो लाइन में नहीं हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल है, कई क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से दो रास्ता है, पूर्ण समाजवाद पूरी दुनिया में या पूर्ण बर्बादी पूरी दुनिया की। जी, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।